नमस्कार दोस्तों। आज का हमारे पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें 4 संख्याएं दी हुई है, जिसमें से 3 संख्याओं का मान हमें दिया हुआ है, चौथे के स्थान पे क्वेश्चन मार्क है। हमें शुरू की 2 संख्याओं के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, जो संबंध है, उसी संबंध को स्टडी करके चौथे नंबर पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली 2 संख्याएं दी हुई है हमें 4 और उसके सामने दिया हुआ है 69। अब हमें ये देखना है कि हम 4 से 69 कैसे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, तो हमें स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से आंसर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 4 से हम 16 कैसे ला सकते हैं? 4 से 16 लाने के लिए अगर हम 4 का घन लिख दें, 4 का घन कितना होता है? 64, और उसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? 64 धन 5 बराबर 69। 4 का घन मतलब इस संख्या का घन किया हमने और उसमें 5 जोड़ दिया तो हमें 69 मिल गया। इसी प्रकार हमें यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई है? 111। 111 का घन अगर हम करते हैं तो 111 का घन होता है 1331। 111 का घन होता है 1331, और उसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 1336। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1336। इस प्रश्न में हमने क्या किया है? इसका हमने घन किया और उसको उसमें 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार जैसे इस संख्या में 4 का घन था और उसमें 5 जोड़ा हुआ था तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर से हमें 4 अंग्रेजी के लेटर्स का समूह दिया हुआ है। 3 शब्द हमें दिए हुए हैं, चौथा शब्द हमें ज्ञात करना है जो इनमें आपस में संबंध है, उस संबंध को ज्ञात करके। तो पहले 2 शब्दों का समूह कौन सा है? वो है WOLF, और उसके सामने फिर हमें कौन सा शब्द दिया हुआ है? उसके सामने हमें दिया गया है FLOW। तो ये कैसे आया है? अगर हम इनके शब्दों को देखें तो जो सबसे आखिरी वाला शब्द लेटर था वो सबसे पहला बन गया है। एफ सबसे आखिरी लेटर था, वो सबसे पहला बन गया है। फिर उसके पहले वाला लेटर दूसरे नंबर का बन गया है। उसके पहले तीसरे नंबर वाला लेटर तीसरे नंबर का बन गया है, और पहला लेटर अंत में चले गया है। पहला लेटर अंत में चले गया है। तो काफ़ी सिंपल सा ये लॉजिक है। अब इसे देखते हैं हम ड्रॉ को कैसे लिख सकते हैं। ड्रॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? ड्रॉ में हम इस लेटर को सबसे पहले स्थान पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा W। इसको दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A। इसको तीसरे स्थान पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R, और D पहला लेटर था, ये चौथे स्थान पे चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वार्ड। वार्ड हमारा सही उत्तर होगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें रिलेशनशिप्स के संबंध में है, जिसमें हमसे कहा गया है चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। मोहन और ध्रुव में किस प्रकार का संबंध है ये हमको ज्ञात करना है। तो रिलेशनशिप से संबंधित सवाल है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, चंदा नाम की महिला है। ये चंदा नाम की महिला है, मान लेते हैं ये बॉक्स चंदा नाम की महिला का है। उसका पति कौन है? उसका पति है भरत। ये है भरत। तो ये चंदा पत्नी है, मतलब ये फीमेल जेंडर है तो माइनस होगा, और भरत उसका पति है तो ये मेल जेंडर है तो प्लस साइन का इस्तेमाल होगा। अब क्या कहा गया है हमसे? मोहन चंदा का पुत्र है, तो चंदा का पुत्र कौन हो गया? मोहन। यहाँ पे हम मोहन के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया मोहन, और पुत्र है मतलब कि ये प्लस साइन हो गया, ये प्लस साइन हो गया। अब क्या कहा गया है? आशीष भरत का भाई है। ये भरत है और भरत का भाई कौन है? इसके पैरेलल में आशीष हो जाएगा। ये हो गया आशीष जो कि भरत का भाई है। ये प्लस भाई है इसलिए मेल जेंडर तो प्लस साइन। और क्या कहा गया है? और ध्रुव का पिता है, तो इसका आशीष का बेटा कौन है? ध्रुव। यहाँ पे ये जो बॉक्स हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुव का। ये ध्रुव का बॉक्स हो गया, ये प्लस है। अब हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में? ध्रुव मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो मोहन और ध्रुव का क्या संबंध है ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम देखें तो भरत का पुत्र कौन है?
भरत का पुत्र है मोहन और आशीष का पुत्र है ध्रुव, और ये दोनों आपस में भाई है भरत और आशीष। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे। तो मोहन किस प्रकार ध्रुव से संबंधित है? चचेरे भाई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है कि यदि 6a7b3 बराबर 60 और 11a9b6 बराबर 165 हो तो 10a11b5 का मान हमको ज्ञात करना है। एक निश्चित कोड में इस समीकरण को ऐसे हल किया गया है, कैसे कि जैसे 6a7b3 इसका मान है 60। अब इन संख्याओं, ये 6, 7 और 3, इन संख्याओं को हम आपस में कैसे हल करें कि हमें 60 मिल जाए? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 7 और 3 को जोड़ दें तो कितना मिलता है? 10, और 10 में अगर 6 का गुणा कर दें तो कितना मिलता है? 60। मतलब हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणित 7 धन 3, तो ये कितना होता है? 6 गुणित 7 धन 3, तो 6 गुणित 10 बराबर 60। इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा समीकरण भी ऐसे ही हल किया जा सकता है क्या? तो 11a9b6, तो 11 गुणित a की जगह आ गया गुणा का चिन्ह और b की जगह आ गया प्लस का चिन्ह, तो 9 + 6, तो ये कितना हो जाता है? 11 गुणित 9 और 6 कितना होता है? 15, और इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो कितना मिलता है? 165। तो इसी प्रकार से समीकरण भी हल किया गया है। तो तीसरा समीकरण कौन सा हो जाता है? तीसरा समीकरण हो जाता है 10a11b5। इसको कैसे हल कर सकते हैं? 10 गुणित 11 धन 5, तो ये कितना हो जाता है? 10 गुणित 11 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 16, 16, और इन दोनों का गुणा करने पे कितना मिलता है? 160। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, यदि 0, 1, 2, 3 और 9 को A, B, C, D और J के रूप में लिखा जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? ये हमको क्या ज्ञात करना है। हमसे क्या कहा गया है कि A मतलब 0, B मतलब 1, C का मान क्या है? 2, D का मान क्या है? D का मान है 3, उसके बाद E का मान क्या है? इसी प्रकार E का मान हो जाएगा 4, F का मान हो जाएगा 5, G का मान हो जाएगा 6, H का मान हो जाएगा 7, I का मान हो जाएगा 8, J का मान हो जाएगा 9। J मतलब 9। अब समीकरण क्या दिया गया है हमें? समीकरण दिया गया है हमें D C गुणित F माइनस B F माइनस D गुणित D। अब इन संख्याओं के स्थान, इन लेटर्स के स्थान पे हमको संख्याएं लिखनी है। तो D के लिए क्या है? D के लिए है 3, तो हम D की जगह 3 लिख देंगे। C की जगह इसी प्रकार 2 लिख देंगे। गुणित F की जगह क्या लिखेंगे? F की जगह 5, ये हो जाएगा 5, माइनस B की जगह कौन सा वैल्यू लिखेंगे? हम B की जगह लिखेंगे 1, और 6 की जगह F की जगह क्या लिखेंगे? 15, माइनस D की जगह कौन सा वैल्यू आएगी? 3, गुणित D की जगह कौन सी वैल्यू है? 3। बस अब इस समीकरण को हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे ब्रॉडमेज नियम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 32 गुणित 5 माइनस 15 में से 3 गए तो ये हो गया 12, और गुणित 3। बस अब इस समीकरण को हल करना है हमको। तो इस समीकरण को हल करते हैं। तो अब 32 में 5 का गुणा करने पे हमको मिलता है 160, और 12 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 36। तो 160 में से 36 घटाने पे क्या मिलता है? 160 माइनस 36 बराबर 124। बस अब इसको कैसे लिख सकते हैं इस कोड लैंग्वेज में? 124 मतलब 1 की जगह पे कौन सा लेटर आएगा? 1 की जगह पे आएगा B, 2 की जगह पे कौन सा लेटर आएगा? उसकी जगह पे आएगा C, और 4 की जगह पे कौन सा लेटर आएगा? E।
तो BCE इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें न्यूमेरिकल फाइंड द मिसिंग नंबर की पैटर्न पे सवाल है, जिसमें हमें इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब अगर इस श्रृंखला को हम गौर से देखें तो ये जो संख्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ दिया है 12, 12 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दिया हुआ है 18 और 18 के बाद दिया 54। अगर 8 से 24 पे हमको जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? 8 से 24 पे जाने का तरीका क्या होता है? अगर हम 8 में 3 का गुणा कर दें तो 24 आता है, और इसी प्रकार 18 में 3 का गुणा करने पे क्या मिलता है? 54 मिलता है। मतलब इसमें दूसरी संख्या कैसे मिल रही है? दो दो के पेयर में, ये पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। पहली संख्या में 3 का गुणा करने पे दूसरी संख्या मिल रही है, 18 में 3 का गुणा करने पे 54 मिला, 8 में 3 का गुणा करने पे 24 मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो 12 में अगर 3 का गुणा कर दें तो क्या मिलता है? 36। तो ये वाला पेयर ऐसा बन जाएगा 12 गुणित 3 बराबर 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? यदि n बराबर 28 और ORE बराबर 76 है तो हम इस कोड लैंग्वेज में पेल को कैसे कोडित करेंगे? हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, जैसे A, B, C, D, E, F और इसी प्रकार W, X, Y, Z। तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6 और इसी प्रकार W की 23, X की 24, Y की 25 और Z की 26। इस प्रकार से हम इनका कोड लिख सकते हैं। तो अब हमसे क्या कहा गया है? जब भी हमारे पास अंग्रेजी के शब्दों के सामने नंबर्स हों तो हमें इन्हीं प्लेस वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ती है हमारा समीकरण या उत्तर प्राप्त करने के लिए। n बराबर 28 कहा गया है हमसे, n बराबर 28। n की प्लेस वैल्यू क्या होती है? n की प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 से 28 कैसे मिलता है? 14 में 2 का गुणा कर दें तो 28 मिलता है। अब इसी प्रकार ORE को देखते हैं, ORE। तो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? O की प्लेस वैल्यू होती है 15। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? R की प्लेस वैल्यू होती है 18। R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो 15 में 2 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है? 30। 18 में 2 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है? 36। और 5 में 2 का गुणा करने पे कितना क्या मिलता है? 10। अगर इन तीनों को जोड़ लें तो क्या मिलता है? 30 और 36, 66 और 10, 76। तो यही हुआ है यहाँ पे कि प्रत्येक लेटर की जो प्लेस वैल्यू थी उसमें 2 का गुणा करने पे हमें समीकरण की वैल्यू प्राप्त हुई है। n में n की प्लेस वैल्यू थी 14, 14 में 2 का गुणा किया तो 28 मिला। O और इनकी सबकी जो प्लेस वैल्यू थी उसमें 2 2 का गुणा करने पे हमें हमारे उत्तर की प्राप्ति हुई है। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि हम पेल को कैसे लिख सकते हैं? तो PALE। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और A की प्लेस वैल्यू होती है 1। L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो 16 में 2 गुणा का गुणा करने पे कितना मिलता है? 32। 1 में 2 का गुणा करने पे क्या मिलता है? 2। L में 2 का गुणा करने पे 12 में 2 का गुणा करने पे मिलता है 24 और 5 में 2 का गुणा करने पे मिलता है 10। बस अब इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है? हमें उत्तर मिलता है 32 और 2 34, 34 और 24 58 और 10 68। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें वेन डायग्राम से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमसे कहा गया है उस समूह का चयन करना है जो नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। ये वेन डायग्राम है जिसमें हमें एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल दिए हुए हैं। तो जो भी इसमें मान आएगा, जो भी समूह आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि वो सबसे बड़ा सर्कल हो, फिर छोटा हो और फिर उससे छोटा हो। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहले दिया है पल्सेस, उसके बाद दिया है ब्लैक ग्राम और उसके बाद दिया है रूट। तो पल्सेस क्या होती है? दाल, और दाल और ब्लैक ग्राम क्या होता है? चना। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। रूट्स मतलब जड़, तो ये तो इस प्रकार से नहीं हो सकता कि एक गोले के अंदर दूसरा गोला आए। फिर दिया गया डॉक्टर्स, फिर दिया गया नर्सेस और उसके बाद दिया इंजीनियर। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये डॉक्टर है, ये नर्सेज हैं और ये है इंजीनियर। ये वेन डायग्राम भी नहीं बनेगा। फिर है करेंसी, रुपी, चाइना।
ये भी तीनों में इस प्रकार का वेन डाइग्राम नहीं बनेगा। हाँ, चौथे वाले में देखते हैं हम। चौथे वाले में क्या दिया गया है, ह्यूमन बींग्स मान लेते हैं, उसके लिए बड़ा गोला इस प्रकार से, ह्यूमन बींग मतलब मानव जाति, ह्यूमन बींग्स। उसके बाद क्या दिया गया, मेल्स मतलब मानव जाति में कुछ होते हैं पुरुष, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं मेल्स। और मेल्स में, पुरुष में भी कुछ होते हैं लड़के, कुछ उम्रदराज पुरुष होते हैं, कुछ छोटे लड़के होते हैं, तो उनको हम बॉयज बोलते हैं, छोटे पुरुष को बॉयज बोलते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम इन तीनों के लिए बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक माँ और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच 30 साल का अंतर है, माँ की आयु ज्ञात करनी है। एक माँ और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, तो माना माँ की आयु कितनी है, x वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु मान लेते हैं हम y वर्ष है। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, माँ और पुत्र की आयु का योग x धन y, इसका योग कितना कहा गया है हमसे 60, और उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, मतलब माँ और पुत्र की आयु के बीच का अंतर कितना है, 30। अब हमसे माँ की आयु ज्ञात करने को कहा गया है। अगर इन दोनों समीकरणों को हल करें तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, और इनको जोड़ने पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 90। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 90/2 मतलब 45। तो x क्या था, माँ की आयु थी, कितना है हो जाएगा, ये 45 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर सवाल है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इसमें अगर हम देखें तो हमें एक टेबुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें 3 कॉलम और 4 रो है। तो अगर हम देखें तो ये कैसे हल किया जा सकता है, इसे इस प्रकार से हल किया जा सकता है कि इन संख्याओं को देखने पे हम ये पाते हैं कि चौथे नंबर की जो रो है वो संख्याएं बाकी की 3 संख्याओं की तुलना में थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से हमारा आंसर मिलने में आसानी हो सकती है, जल्दी आंसर मिल सकता है। अब हम देखें कि यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो 4 3 2 14, तो 4 3 2 से हम 14 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 4 और 3 को जोड़ दें तो क्या मिलता है 7, और 7 में अगर 2 का गुणा कर दें, इस संख्या का गुणा कर दें, तो हमें क्या मिलता है 14। तो अगर हम पहले की 2 संख्याओं को जोड़ दें और उसमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 और उसको इस संख्या में गुणा कर दें तो 14 मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 3 5 2, 3 और 5 को जोड़ा तो कितना मिलता है 8, और 8 में अगर 2 का गुणा किया तो कितना मिलता है 16। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ने पे क्या मिलता है 10, और 10 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, जो तीसरे नंबर की रो में संख्या दी हुई है, तो हमको क्या मिलता है 30। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।